Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we will cover our next chapter of class 12 contemporary world politics, that is new centers of power. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरी वीडियोस आपके लिए जरूर हेल्पफुल होने वाली है। और नेक्स्ट, अगर आपने हाथ में पेन या फिर नोटबुक ले रखी है ताकि मैं साथ साथ नोट्स लिख लूं, तो ऐसा मत सोचिए। आपको सिर्फ चैप्टर समझना है, उसके बाद आपको जो नोट्स हैं वो इंस्टाग्राम आईडी से इजी एंड हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब इसके बाद करते हैं हम अपना चैप्टर शुरू। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जान लिया था कि हमारा वर्ल्ड जो बाइपोलर था, मतलब जो हमारी दो सुपर पावर्स थी यूएसए एंड यूएसएसआर, उनमें से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसके बाद सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्या वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रहेगी? क्या वर्ल्ड में यूएसए को टक्कर देने वाला अब कोई नहीं रहेगा? मतलब क्या बस अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दादागिरी चलेगी? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है और अमेरिका को टक्कर देने वाली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज हैं, जो अमेरिका को याद दिलवाते रहते हैं कि हम भी अभी जिंदा है। तो अब यूएसए की डोमिनेंस को कम करने के लिए न्यू सेंटर्स इमर्ज हो रहे थे, जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले तो इनके नाम जान लेते हैं, फिर इनके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन भी जान लेंगे। तो फर्स्ट है यूरोपियन यूनियन, सेकंड एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, थर्ड चाइना, फोर्थ रशिया, फिफ्थ ब्रिक्स, सिक्स्थ सार्क, सेवंथ इंडिया, एट्थ इजराइल। तो देख रहे हो अमेरिका को टक्कर देने के लिए कितने सारे न्यू सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में ही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वेपन्स, फूड, शेल्टर पर इतना पैसा जो यूज कर रहे थे। बैड इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से कंट्रीज के बीच में लड़ाई भी शुरू हो रही थी और कुछ कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप भी हो रही थी ताकि उनको ट्रेड या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस में हेल्प हो सके। अब इसी बीच यूएस 23 अप्रैल 1947 को एक मार्शल प्लान लाता है, जिसके अंदर वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को $15 बिलियन के साथ हेल्प करता है और अप्रैल 1948 में इस प्लान को इंट्रोड्यूस करने की अनाउंसमेंट करता है। ये यूरोपियन कंट्रीज को समझाने की कोशिश करता है कि हमें साथ में ट्रेड करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए आपस में, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार सके। तो यहीं से हमारी टाइमलाइन या हम हायरार्की बोल सकते हैं शुरू हो जाती है कि कैसे हमारी यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुई। तो सबसे पहले तो एक मार्शल प्लान लाया गया था और उसके बाद 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई जिसका नाम था OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये भी इकोनॉमी के लिए ही बनाई गई थी ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार सके। नेक्स्ट 1949 में पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, पॉलिटिकल कंडीशंस को सुधारने के लिए भी द काउंसिल ऑफ यूरोप फॉर्म की गई। अब कुछ साल के गैप के बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश की गई। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ही ये एस्टेब्लिश की गई थी और फाइनली 1992 में यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारी यूरोपियन यूनियन के फॉर्म होने तक का सफर कि कैसे उसका जन्म हुआ। अब हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन की सूरत कैसी थी, मतलब कैसी वो दिखती थी, मतलब कि उसकी कैपिटल कहाँ थी, उसकी क्या करेंसी थी, क्या उसका मोटो था, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, एटसेट्रा। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन बताया गया, जिसके अंदर सभी कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने की कोशिश करेंगी और ये एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करता है। मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज को स्टेट्स बोलते हैं, तो सभी स्टेट्स यूनाइटी बनाकर रखेंगे और एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करेंगे। यूरोपियन यूनियन की कैपिटल
ब्रुसेल्स को बनाया गया और इसका खुद का फ्लैग था जिसके अंदर 12 स्टार्स का एक सर्कल है। अब 12 नंबर यूनिटी को दिखाता है और सर्कल सभी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि सर्कल के अंदर ना ही कोई पॉइंट लो होता है और ना ही कोई पॉइंट हाई होता है। इसी वजह से इसका मोटो था यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी उनके अंदर यूनिटी रहेगी। नेक्स्ट, इनका खुद का नेशनल एंथम था, लेकिन इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इन्होंने अपनी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर्म करने का प्लान बनाया और इसी के चलते चलते यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल पीस प्राइज के साथ सम्मानित किया गया। तो यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजीज के साथ अपना बेस मजबूत करती गई। और अब हम देखते हैं कि आखिर यूरोपियन यूनियन की क्या स्ट्रेंथ थी, किस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये यूएस को टक्कर दे सकती है। सबसे फर्स्ट तो यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो इसकी करेंसी है यूरो, वो यूएस डॉलर को बराबर की टक्कर दे रही है और इसकी वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर भी यूरोपियन यूनियन का बड़ा शेयर है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं। हालांकि अब ब्रिटेन प्रेजेंट में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है, लेकिन एक टाइम पर ये भी इसी का हिस्सा था। तो नेक्स्ट, इनकी मिलिट्री पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटेन एंड फ्रांस न्यूक्लियर पावर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट, जिस तरह आपके अंदर भी अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी मिल सकती हैं, उसी तरह यूरोपियन यूनियन के अंदर भी स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी थी। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स थे उनके बीच कई बार फॉरेन रिलेशंस या डिफेंस को लेकर तालमेल नहीं बैठ पाती थी। मतलब कुछ बातों पर उनके डिस्प्यूट्स हो जाते थे, क्योंकि कई बार उनकी आइडियोलॉजी या इंटरेस्ट अलग अलग होते थे। जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया था। इस ट्रीटी के अंदर था कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर स्टेट्स होंगी वो अपनी स्टेट्स के अंदर एक कॉमन करेंसी को ही अपनाएंगी, जो होगी यूरो। लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने इसको अपनाने से मना कर दिया था। तो इसी के साथ हमारा यूरोपियन यूनियन होता है कंप्लीट। बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट पार्ट्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then please share it with your friends and classmates, and please don't forget to subscribe my channel.